She said, if you were content with the drumstick leaves alone, I could boil and salt some for you. अगर तुम्हारी आज इच्छा यही है कि तुम ड्रम स्टिक लीव ही सिर्फ लो, मीन्स सिर्फ ड्रम स्टिक की पत्तियाँ ही लो, तो ठीक है, फिर मैं उन्हें बॉईल कर देती हूँ और कुछ उनमें सॉल्ट मिक्स कर देती हूँ तुम्हारे लिए। तो आज मैं तुम्हारी यही इच्छा पूरी करती हूँ, अगर तुम इसी से कंटेंट हो, अगर तुम इसी से खुश हो, उन्हें उबाल कर उसमें नमक मिलाकर मैं तुम्हें दे देती हूँ। ओह, आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग दोज लीव्स। अरे नहीं, मैं थक गया हूँ, मैं ड्रम स्टिक की लीव्स खा खा कर पक चुका हूँ। आई हैव अ क्रेविंग टू च्यू द ड्रम स्टिक आउट ऑफ सॉस। आज मेरी इच्छा क्या है, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं ड्रम स्टिक को क्या करूं, सॉस के साथ उन्हें चबाऊं। आज मेरा ड्रम स्टिक को सॉस के साथ खाने का मन कर रहा है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ड्रम स्टिक की लीव्स खाकर पूरी तरह से थक चुका हूँ या पक चुका हूँ। यू हैव ओनली 4 टीथ इन यू। जो तुम्हारे मुंह में 4 दांत नहीं है, मुश्किल से 4 दांत तुम्हारे मुंह में है। बट योर क्रेविंग इज फॉर बिग थिंग्स। लेकिन तुम्हारी इच्छा इतनी बड़ी बड़ी है। ऑल राइट, चलो ठीक है, गेट द स्टफ फॉर द सॉस। ऐसे करो, जो सॉस का सामान चाहिए, सॉस के लिए सामान लेकर आ जाओ, एंड आई विल प्रिपेयर इट फॉर यू। और मैं तुम्हारे लिए इसे तैयार करती हूँ। आफ्टर ऑल, नेक्स्ट ईयर यू मे नॉट बी अलाइव टू आस्क फॉर एनीथिंग। आखिरकार अगले साल तक तो तुम जिंदा ही नहीं रहोगे इन सब चीज़ों के लिए, या इन सब चीज़ों को पूछने के लिए कि मेरे लिए बना दो। बट फर्स्ट गेट मी ऑल द स्टफ। लेकिन जाओ, सबसे पहले मेरे लिए सामान लेकर आओ। मीन्स पता नहीं तुम अगले साल तक जिंदा भी रहो या ना रहो। इंक्लूडिंग अ मेजर ऑफ राइस और मिलेट। और क्या क्या सामान लेकर आना है तुम्हें? राइस ले आओ, मिलेट ले आओ, एंड आई विल सेटिस्फाई योर अनहोली क्रेविंग। और ये तुम्हारी जो बेकार की इच्छा है ना, मैं इसे पूरा करती हूँ। अवर स्टोर इज़ एम्प्टी टूडे। हमारा आज स्टोर पूरी तरह से खाली है। और स्टोर से मतलब यहाँ पर जो इस किचन का स्टोर होता है। देर इज़ नथिंग टू बी कुक्ड। आज कोई सामान नहीं है। तो तुम सबसे पहले क्या करो, मार्केट से जाकर सामान लाओ। दाल, चिली, करी लीव्स, मस्टर्ड, कोरिएंडर एंड जिंजर ऑयल एंड 1 लार्ज पोटैटो। कितना सारा सामान बता दिया उनकी वाइफ ने उनको कि ये सारा सामान पहले ग्रोसरी शॉप से लेकर आओ, उसके बाद ही फिर मैं तुम्हारी उस इच्छा को पूरी करूँगी। क्रेविंग तुम्हारी मीन्स तुम्हारे लिए तभी सोर्स बनेगी। गो आउट, जाओ बाहर, एंड गेट ऑल दिस। और ये सारा सामान जो मैंने तुम्हें बताया है, इसको लेकर आओ पहले। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि उनकी वाइफ ने उनको क्या क्या सामान लाने के लिए भेजा। तो ये ध्यान रखना क्या क्या नहीं था उनके स्टोर में। मिलेट, राइस, दाल, चिली, करी लीव्स, मस्टर्ड, कोरिएंडर, जिंजर ऑयल, ओके, एंड लार्ज पोटैटो। तो ये सब ध्यान रखना। गेट ऑल दिस, ही रिपीटेड द लिस्ट आफ्टर हर। और जैसे जैसे वो सामान बोलती रही, वो भी उसको रिपीट करता रहा ताकि उसको याद रहे। पूरी लिस्ट बनाकर दे देती हैं वो उनको, ओरली लिख कर नहीं देती, ओरली। और जाओ ये सब सामान लेकर आओ पहले, इन ऑर्डर नॉट टू मिस एनी आइटम, ताकि वो कोई भी आइटम जो उनकी वाइफ ने उनको बताई है वो मिस ना कर दे। तो वो क्या करते हैं, उनके साथ साथ वो उस सामान को रिपीट करते रहते हैं। एंड वॉकड ऑफ टू द शॉप इन द 3rd स्ट्रीट। और शॉप कहाँ होती है? 3rd स्ट्रीट पर होती है। वो वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। ही सेट ऑन एन अनटर्न्ड पैकिंग केस। पैकिंग केस जो शॉप की केस होते हैं जिनमें वो पैकिंग करते हैं, पेटियां बोलते हैं जिनको। तो वो अपटर्न थी, वो उल्टी पड़ी हुई थी, क्योंकि ग्रोसरी शॉप है तो ग्रोसरी शॉप में जो भी सामान आता है वो पेटियों में आता है। और जो पैकिंग केस था वो क्या था, ये उल्टा पड़ा हुआ था। तो देखिए वो किसके ऊपर बैठता है। मुन्नी जाता है ग्रोसरी शॉप पर और वो वहाँ उन पेटियों के ऊपर जो उल्टी पड़ी हुई थी उनके ऊपर बैठ जाता है। बिलो द प्लेटफॉर्म ऑफ द शॉप, जो शॉप के नीचे रखी हुई थी पेटियाँ। द शॉप मैन पेड नो अटेंशन टू हिम। शॉप मैन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, वो अपने आप उनके ऊपर बैठ जाता है, लेकिन शॉप मैन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मुन्नी कैप्ट क्लियरिंग हिज थ्रोट। और उसके अटेंशन गेन करने के लिए मुन्नी को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, कैसे सामान मांगे। तो वो क्या करता है, क्लियरिंग द थ्रोट,
coughing, sneezing until the shopman could not stand it any more। और वो क्या करेगा, कभी खांस रहा है, कभी छींक रहा है, कभी थ्रोट को क्लियर कर रहा है, और लास्ट में इतना परेशान, इतना इरिटेट हो जाता है शॉपमैन कि वो उसे टॉलरेट ही नहीं कर सकता, और फिर कहता है एंड डिमांडेड, वो टेल्स यू, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, क्या परेशानी है तुम्हें, यू विल फ्लाई ऑफ दैट सीट इनटू द गटर इफ़ यू स्नीज सो हार्ड। अगर तुमने ना अब जरा सा भी क्या किया, अगर तुमने अब जरा सी भी आवाज़ की, जरा सी भी तुमने इस तरीके की हरकत की, तो मैं क्या करूँगा, तुम मीन्स तुम ना वहाँ जाकर गिरोगे। कहाँ कहाँ गिरोगे तुम, इनटू द गटर, ओके, और तुम गटर में जाकर गिरोगे। मीन्स तुम इतनी तेज़ी के साथ क्या कर रहे हो, स्नीज कर रहे हो। अगर तुमने और ज़्यादा छींका, यू विल फ्लाई ऑफ, तो तुम वहाँ जाकर, जैसे कहते हैं ना, उड़ जाओगे, या तुम वहाँ जाकर गिरोगे अपनी सीट से गटर में। इफ़ यू स्नीज सो हार्ड, अगर इतना ज़्यादा छींकोगे तो। यंग मैन, मुन्नी लाफ्ट इन ऑर्डिनेटली, मुन्नी का मन नहीं था, लेकिन मुन्नी को क्योंकि सामान लेना था उससे, तो मुन्नी को उसने इस तरीके की बात की, फिर भी मुन्नी ने क्या शो किया कि उसको बुरा नहीं लगा, वो हर्ट नहीं हुआ, और मुन्नी उसकी इस बात पर भी क्या करता है, हंसता है, जबकि उसका मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, हंसता है, इन ऑर्डर टू प्लीज़ द शॉपमैन। और वो क्यों हंसता है इस तरीके से, अगर कोई देखिए नॉर्मली उसको कह देता है कि तुम वहाँ जाकर गिरोगे, गटर में, नाली में जाकर गिरोगे, तो उसे बुरा लगता, लेकिन वो क्यों करता है ऐसा, टू प्लीज़ द शॉपमैन, ताकि वो शॉपमैन को क्या कर सके, खुश कर सके। एट बीइंग कॉल्ड यंग मैन, और क्योंकि वो उसे क्या बुलाता है, यंग मैन कहकर बुलाता है, तो वो हंसता है। द शॉपमैन सॉफ्टेंड, और अब शॉपमैन का थोड़ा सा मूड सॉफ्ट हो जाता है, वो जरा सा नॉर्मल हो जाते हैं। एंड सेड, यू हैव एनफ ऑफ द इम्प इनसाइड टू कीप आ सेकेंड वाइफ बिजी, बट फॉर द फैक्ट द ओल्ड लेडी इज स्टिल अलाइव। अगर यू हैव एनफ ऑफ द लिव इन साइड टू कीप अ सेकेंड वाइफ बिजी, अगर तुम्हारी सेकेंड वाइफ भी होती ना, तो तुम उसको इतना ही बिजी रखते, इतना ज़्यादा बिजी रखते, लेकिन थैंक्स गॉड, बस वो तो क्या है कि जो तुम्हारी फर्स्ट वाइफ है, जो ओल्ड लेडी है, वो अभी भी जिंदा है। तो यहाँ पर वो इतना फ़नी उनके साथ मजाक कर रही हैं, इतना फ़न क्रिएट कर रही हैं शॉपमैन, कि वो देखिए काफ़ी बुरी लगने वाली बात है। शॉपमैन का उनके साथ जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है, और वो क्या कहना चाहते हैं कि थैंक्स गॉड, अगर तुम्हारे दो दो बीवियाँ होती तो तुम किसी को भी चैन से आराम नहीं करने देते, तुम उनसे इतना काम करवाते, लेकिन क्योंकि तुम्हारी अभी फर्स्ट वन ही जिंदा है, तो उसी को तुमने इतना बिजी किया हुआ है। मीन्स उनकी वाइफ क्या करती है, होम टू होम, डोर टू डोर जाकर काम करती है, और यहाँ पर इनडायरेक्टली वो शॉपमैन उन पर यही कमेंट कर रही हैं कि तुम तो कुछ नहीं करते, और सारा काम तुम किससे करवाते हो, अपनी वाइफ से करवाते हो। तो अगर तुम्हारे पास दूसरी भी वाइफ होती ना, तो तुम उसको भी इतना ही बिजी रखते, मीन्स तुम उससे इतना ही काम करवाते। मुन्नी लाफ्ट एप्रोप्रिएटली अगेन एट दिस जोक, अब वो फिर जोक उसने किया, तो वो दोबारा फिर ऐसे ही हंसते हैं। उनको पसंद नहीं आ रही है उसकी बातें, लेकिन फिर भी क्योंकि उनको सामान उधार लेना है, तो वो क्या करते हैं, फिर बस ऐसे ही हंसते हैं। इट कम्प्लीटली वन द शॉपमैन ओवर। अब जब शॉपमैन देखते हैं कि वो उनसे इतना कुछ कह रही हैं, तुम जाकर गटर में गिर जाओगे, और तुम अपनी वाइफ से इतना काम करवाते हो, और वो उसके बाद भी उनकी बातों का बुरा नहीं मान रही हैं, तो थोड़ा सा वो क्या हो जाते हैं ना, शॉपमैन सॉफ्ट हो जाते हैं, और ये उनका दिल जीत लेता है, यही बात उनकी। तो यहाँ पर ही लाइक्ड हिज सेंस ऑफ ह्यूमर टू बी अप्रिशिएटेड, शॉपमैन को अच्छा लगता है कि वो उनके साथ ह्यूमर क्रिएट कर रही हैं, फ़न कर रही हैं, और उनको बुरा नहीं लग रहा, बल्कि वो क्या कर रही हैं, उनके ह्यूमर पर, उनकी मजाक पर वो हंस रही हैं, और इनडायरेक्टली वो उनको अप्रिशिएट कर रही हैं कि हाँ, तुम्हारी मजाक मुझे अच्छी लग रही है, और मुझे कोई कुछ बुरा नहीं लग रहा। तो ये बात शॉपमैन को अच्छी लगती है। मुन्नी एंगेज्ड हिज अटेंशन इन लोकल गॉसिप फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब और कुछ देर क्या होता है, फिर मुन्नी अपनी अटेंशन को कहाँ फोकस कर देते हैं, जो लोकल की गॉसिप होती हैं, जो गांव की गॉसिप होती हैं, वो इधर उधर की बातें करने लगते हैं, विच ऑलवेज एंडेड विद अ रेफरेंस टू द पोस्टमैन्स वाइफ। और हमेशा उनकी जो ये गॉसिप होती है, वो कहाँ पर ख़त्म होती है, जाकर
पोस्टमैन की वाइफ पर, क्योंकि पोस्टमैन की वाइफ ने क्या किया था, हु हैड एलॉप्ड टू द सिटी सम मंथ्स बिफोर, क्योंकि पोस्टमैन की वाइफ कुछ टाइम पहले ही, ओके, कुछ महीने पहले ही वो शहर भाग गई थी। तो इसी को लेकर वो गॉसिप करते रहते हैं और पोस्टमैन की वाइफ पर ही आकर उनकी बातें ख़त्म होती हैं, जबकि मुन्नी का कुछ लेना देना नहीं है पोस्टमैन की वाइफ से, लेकिन फिर भी वो इस तरह की क्यों बातें कर रही हैं, खुश करने के लिए किसको, शॉपमैन को। द शॉपमैन फेल्ट मोस्ट प्लीज्ड टू हियर द वर्स्ट ऑफ द पोस्टमैन, जब शॉपमैन को ये बातें पता चलती हैं कि पोस्टमैन की वाइफ शहर भाग गई कुछ महीने पहले, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ये सुनकर। अब शॉपमैन क्यों खुश होंगे ये बात सुनकर, हु हैड चीटेड हिम, क्योंकि उस पोस्टमैन ने क्या किया था, शॉपमैन को चीट किया था। बीइंग एन इटिनेरेंट पोस्टमैन ही रिटर्न्ड होम टू क्रीतम ओनली वंस इन 10 डेज, और पोस्टमैन क्या करते थे, अपने घर पर सिर्फ 10 दिन में एक बार क्रीतम गांव में वो आते थे। एंड एवरी टाइम मैनेज्ड टू स्लिप अवे अगेन विदाउट पासिंग द शॉप इन द 3rd स्ट्रीट, और ये शॉपकीपर की शॉप कहाँ पर थी, 3rd स्ट्रीट पर थी। और वो 10 दिन में एक बार अपने घर पर आते थे या गांव में आते थे पोस्टमैन, और वो क्या करते थे, किसी न किसी तरीके से हर बार वो मैनेज कर लेते थे बचकर निकलने की। स्लिप अवे कहाँ से बचकर निकलने की, कि उनकी शॉप से, जो शॉपमैन था उनकी शॉप के सामने से उसको निकलना ना पड़े, और वो चुपके से क्या करते थे, उसे स्किप कर कर 3rd स्ट्रीट को वो चुपके से अपने घर पर निकल जाते थे और शॉपमैन को पता भी नहीं चलता था। बाय दस ह्यूमरिंग द शॉपमैन, मुन्नी कुड ऑलवेज आस्क फॉर 1 or 2 आइटम्स ऑफ फूड, तो मुन्नी का काम क्या होता था कि वो शॉपमैन से पोस्टमैन की बारे में गॉसिप कर कर, उसके बारे में इस तरीके की बातें कर कर वो खुश किया करता था किसको, शॉपमैन को। और इसके बदले में वो फिर क्या किया करता था, कुड ऑलवेज आस्क, हमेशा कुछ ना कुछ मांग लिया करता था, 1 or 2 आइटम्स ऑफ फूड, खाने पीने की 1-2 चीज़ें ले लिया करता था उसके बदले में। प्रोमिसिंग रीपेमेंट लेटर, और क्या प्रॉमिस करता था कि मैं तुम्हारा ना बाद में इसका उधार चुका दूंगा, मैं तुम्हें बाद में इसके पैसे दे दूंगा। तो ये मुन्नी का काम होता था। सम डेज द शॉपमैन वॉज इन अ गुड मूड, अब कुछ दिनों तक तो शॉपमैन ने क्या किया, एक अच्छे मूड में रहा, उसे कुछ नहीं कहा। एंड गेव इन, और जो भी उसने कहा वो उसको सामान देता रहा बिना क्या लिए, पैसे लिए। एंड समटाइम्स ही वुड लूज हिज टेम्पर सडनली एंड बार्क एट मुन्नी, लेकिन कभी कभी वो क्या कर जाता था, कभी कभी वो अपना टेम्पर लूज़ कर देता था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था एकदम से, और वो मुन्नी के ऊपर चिल्लाता था। फॉर डेयरिंग टू आस्क फॉर क्रेडिट, कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई क्या करने की, उधार लेने की, मीन्स तुम बिना पैसे के क्या कर रहे हो, तुम इस तरीके से सामान ले रहे हो। तो कभी कभी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था शॉपमैन को कि पैसा तुम देते नहीं हो, इतना ज़्यादा तुम्हारा पुराना हिसाब हो चुका है, और जब देखो तब तुम बस उधार लेने के लिए आ जाते हो। दिस वॉज सच अ डे, आज भी कुछ ऐसा ही दिन था कि जब शॉपमैन का मूड अच्छा नहीं था। एंड मुन्नी कुडंट प्रोग्रेस बियॉन्ड 2 आइटम्स, अब देखिए मुन्नी को तो उसकी वाइफ ने कितनी सारी लिस्ट दी थी ना, कितनी सारी आइटम बताई थी, कि 1-2 आइटम नहीं बताई थी, काफ़ी सारी आइटम बताई थी कि आपको जाओ और स्टोर में कुछ भी नहीं है ना, स्टोर में कुछ भी नहीं है और जाकर ये सारा सामान लेकर आओ। देखिए कितनी लंबी लिस्ट बताई थी उसको। देर वर सो मैनी थिंग्स टू बी परचेज्ड और टू बी ब्रॉट फ्रॉम द विलेज स्टोर या ग्रोसरी शॉप से लाने के लिए। और यहाँ पर मुन्नी 1-2 आइटम भी मुश्किल से बता पाए थे। मुन्नी कुडंट प्रोग्रेस बियॉन्ड 2 आइटम्स, ओके, 2 आइटम भी नहीं बता पाए थे, लिस्टेड एज एसेंशियल कंपोनेंट्स, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी उनके लिए। द शॉपमैन वॉज ऑल्सो डिस्प्लेइंग अ रिमार्केबल मेमोरी, तो वो मुश्किल से 2 आइटम ही बता पाए थे अपने जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, कि तभी शॉपमैन की जो एक मेमोरी कैसी थी, शॉपमैन की रिमार्केबल, शॉपमैन को इतनी अच्छी मेमोरी थी उनकी कि फ़ौरन उन्होंने क्या किया, उनको याद आ गया, उन्होंने उसकी अपनी मेमोरी को डिस्प्ले भी कर दिया फॉर ओल्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स, एंड टुक आउट एन ओबलोंग लेजर
और उन्होंने फ़ौरन क्या किया, जो उनका लेज़र था, जो एक शॉपमैन के पास बही खाता होता है, पुरानी एक नोटबुक होती है जिसमें वो सारा जो भी अकाउंट्स रखते हैं, लेन-देन का, उनका जो भी ट्रांज़ैक्शन जिसका रहता है, वो सब कुछ उसमें लिखते हैं। तो शॉपमैन ने तुरंत क्या किया, उनको याद आ गया, इतनी अच्छी उनकी मेमोरी थी, उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, उन्होंने उसको डिस्प्ले किया अपनी मेमोरी को, और उन्होंने तुरंत क्या किया, अपना लेज़र निकाला टू सपोर्ट हिज ऑब्जर्वेशंस, चेक करने के लिए कि उनको अच्छे तरीके से याद है या नहीं है कि उनके पास अभी पुराना कितना पैसा उधार है, किसके ऊपर, मुन्नी के ऊपर। अब जब पुराना ही इतना पैसा उनके ऊपर उधार है तो आज फिर वे उनको कैसे सामान दे सकते हैं। मुन्नी फेल्ट इम्पेल्ड टू राइज एंड फ्ली, मुन्नी का मन किया कि वो क्या करें, क्योंकि जैसे ही उन्होंने अपना लेज़र निकाला तो उनका मन किया कि वो जल्दी से क्या हो, खड़े हो जाएं और भाग जाएं। ओके, मीन्स वो इतना अनकंफर्टेबल उन्होंने फ़ील किया, इतना इंसल्टेड उन्होंने फ़ील किया कि इससे पहले कि अभी कोई सीन क्रिएट हो जाए और मैं जल्दी से क्या करता हूँ, खड़ा होकर तुरंत यहाँ से भाग जाता हूँ। बट हिज सेल्फ रेस्पेक्ट केप्ट हिम इन हिज सीट, लेकिन उनकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट थी, उनका जो स्वाभिमान था, उसने उन्हें अपनी सीट पर बिल्कुल कूल बनाए रखा। अंदर से उनका मन कर रहा था कि पता नहीं अब क्या ही होगा, मैं जल्दी से भाग जाऊं, लेकिन फिर भी वो वहाँ बैठे रहे, सिर्फ क्या बचाने के लिए, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए। एंड मेड हिम लिसन टू द वर्स्ट थिंग्स अबाउट हिमसेल्फ, ना चाहते हुए भी मुन्नी अपने बारे में वर्स्ट थिंग्स अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में सबसे ज़्यादा जो बेकार बातें थी वो कह रहा था, वर्स्ट थिंग बोल रहा था मुन्नी के बारे में शॉपमैन। वो सुनता रहा, क्यों सुनता रहा, सिर्फ इसलिए कि उसके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं था, ना उसके पास पैसे थे कि वो उसको कहता कि ये पकड़ो अपने पैसे। तो ना चाहते हुए भी वो क्या रहा, बिल्कुल शांत बैठा रहा और अपने बारे में काफ़ी वर्स्ट थिंग्स सुनता रहा, किससे, शॉपमैन से। द शॉपमैन कंक्लूडेड इफ़, ओके, उसके पास सारी बातें कहने के बाद अब शॉपमैन ने लास्ट में क्या कहा, इफ़ यू कुड फाइंड 5 रुपीज़ एंड अ क्वार्टर, अगर तुम्हारे पास कितने, 5.25 रुपये, ओके, मीन्स 5 रुपये 25 पैसे, अगर तुम्हारे उस टाइम, ये उस टाइम की स्टोरी है जब 25 पैसे 50 पैसे चला करते थे और इनकी काफ़ी वैल्यू होती थी, तो उन पर उधार कितना है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि शॉपमैन ने उनसे कितने पैसों की डिमांड की, कितने का उधार, या कितना जो पुराना पैसा था उधार का वो कितना था, कर्जा कह सकते हैं कि मुन्नी पर कर्जा कितना था। तो याद रखना 5 रुपीज़ एंड अ क्वार्टर, 5.25 रुपये का उधार था उन पर, जिसके कारण शॉपमैन ने उनको इतनी बातें सुनाई, उनकी इतनी इंसल्ट की, और मुन्नी ना चाहते हुए भी वे सब सुनते रहे, उनकी फ्लैटरी उन्होंने की और उनको उधार देने से आगे मना कर दिया। कुड फाइंड 5 रुपीज़ एंड अ क्वार्टर, तो 5.25 रुपये अगर तुम्हारे पास हैं, यू वुड पे ऑफ एन एंशियंट डेट, तो तुम्हारा एंशियंट बोला है यहाँ पर, इतना पुराना हो चुका है तुम्हारा उधार कि तुम इसे पे कर दो, एंड देन कुड अप्लाई फॉर एडमिशन टू स्वर्ग, और फिर तुम्हें क्या मिलेगा, तुम अप्लाई कर सकते हो कहाँ के लिए, स्वर्ग के लिए। तुम बस मेरा तुम 5.25 रुपये उधार दे दो, और जो तुम्हारा ये पुराना कर्जा है तुम्हें फिर कहाँ के लिए एंट्री मिल जाएगी और तुम अपना स्वर्ग जाओ। मीन्स तुम मेरी तरफ से चाहे मरो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरा उधार जितना जल्दी हो सके चुका दो। हाउ मच हैव यू गोट नाउ, ओके, अब बताओ कि तुम्हारे पास इस टाइम कितने पैसे हैं, मीन्स जितने भी हैं मुझे दो और उसके बाद फिर तुम यहाँ से जाओ। तो सामान लेने का तो सोच भी नहीं सकते मुन्नी। आई विल पे यू एवरीथिंग ऑन द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मैं नेक्स्ट मंथ की, मैं अगले महीने की पहली तारीख को ही तुम्हें सारा पे कर दूंगा, तुम्हारा मैं सारा हिसाब चुका दूंगा, तुम्हारा सारा उधार चुका दूंगा मैं अगले नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को ही। एज ऑलवेज, हाँ, जैसे तुम हमेशा कहते हो और हमेशा ही तुम चुका देते हो। एंड हुम डू यू एक्सपेक्ट टू रोब बाय देन, और तब तक तुम किसे लूटोगे। ओके, देखिए कितना ज़्यादा गलत व्यवहार कर रही हैं कि तो हर बार तुम यही कहते हो कि मैं नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को दे दूंगा, और तब तक तुम किसे रोब करोगे, तब तक तुम किसका, जैसे कहते हैं ना कि किससे लूटोगे पैसा। मुन्नी फेल्ट कोट एंड मम्बल्ड, मुन्नी को
ऐसे लगा जैसे कि वो क्या हो चुके हैं, कोट, ओके, वो फंस चुके हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है वहाँ से भागने का। और वो क्या करते हैं, मम्बल्ड करते हैं, मम्बल्ड कहते हैं मरमरिंग करना, मीन्स क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है। वो क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़बड़ाते हैं, हाँ हल्की सी, क्योंकि अब वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, वो डर चुके हैं, उन्हें उनके पास पैसे नहीं, उन्हें समझ नहीं आ रहा। माई डॉटर हैज सेंट वर्ड दैट शी विल बी सेंडिंग मी मनी। मेरी डॉटर ने मुझे लिखकर भेजा है कि वो जल्दी ही मुझे क्या करेगी, वो मुझे पैसे भेज देगी। ओके, तो यहाँ पर मुन्नी ने इतना बड़ा झूठ बोला है। और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मुन्नी ने क्या कहा था, माई डॉटर हैज सेंट वर्ड दैट शी विल बी सेंडिंग मी मनी। हैव यू अ डॉटर, अच्छा बेटी भी है तुम्हारे पास। स्नीयर्ड द शॉपमैन, तो शॉपमैन क्या कर रहा है, वो उनकी मजाक ले रहा है, उन पर हंस रहा है। तो उनकी मजाक लेते हुए शॉपमैन क्या कहता है, हैव यू अ डॉटर, तुम्हारे पास एक बेटी भी है, एंड शी इज सेंडिंग यू मनी, और वो क्या करेगी, तुम्हें पैसे भी भेज रही है। मीन्स एक तो बेटी भी तुम्हारे पास है, ऊपर से वो तुम्हें पैसे भी भेज रही है। फॉर व्हाट पर्पज़, वैसे वो पैसे क्यों भेजेगी तुम्हें, ऐसा क्या खास पर्पज़ है, मे आई नो, मुझे बता सकते हो तुम किस लिए। बर्थडे, 50th बर्थडे, बर्थडे है मेरा, मेरा 50वां जन्मदिन है। सैड मुन्नी क्वाइटली, तो मुन्नी ने बड़े आराम से कहा कि मेरा बर्थडे है और मेरे बर्थडे पर मेरी डॉटर ने लिखकर भेजा है कि वो क्या करेगी, मुझे पैसे भेजेगी। बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे है, हाउ ओल्ड आर यू, कितनी उम्र है तुम्हारी। मुन्नी रिपीटेड वीकली, तो मुन्नी ने जैसे पहले क्वाइटली आंसर दिया। बहुत ज़्यादा वो वीक हो पड़ रही हैं इस टाइम शॉपकीपर के सामने, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। और वो क्या कहते हैं, वो वही रिपीट करते हैं, नॉट बीइंग श्योर ऑफ इट हिमसेल्फ, उन्हें खुद नहीं पता कि उनकी एज कितनी है। मुन्नी खुद श्योर नहीं था, नॉट बीइंग श्योर ऑफ इट हिमसेल्फ, ऑफ इट से मतलब कि उसकी एज कितनी है, क्योंकि उसने पूछा था हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी एज कितनी है, तो मुन्नी को खुद नहीं पता, बस वो ऐसे ही कह देते हैं 50, मैं 50 का हूँ। ही ऑलवेज कैलकुलेटेड हिज एज फ्रॉम द टाइम ऑफ द ग्रेट फैमिन, तो जब बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा था गांव में, उसी से वो अपनी एज को कैलकुलेट करते थे कि जब अकाल पड़ा था, व्हेन ही स्टूड एज हाई, वो इतने बड़े थे, उनकी इतनी एज थी, उनकी लंबाई इतनी थी, एज द पैरापेट अराउंड द विलेज वेल, जितनी जो गांव का वेल है, जो गांव के दीवार है, जितनी मीन्स जो गांव का कुआं है उसकी पैरापेट कहते हैं, जो उसकी राउंड होती है, जो उसकी चार दीवारें हैं गांव के कुएं की, तो जैसे चार दीवारी होती है, बस वो इतने ही ज़्यादा हाई थे। तो इसीलिए उनको खुद आइडिया नहीं है कि उनकी एज कितनी है। बट हु कुड कैलकुलेट सच थिंग्स एक्यूरेटली नावर डेज, लेकिन आजकल तो हम इस तरह से कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं विद सो मैनी फैमिन्स अकरिंग, क्योंकि आजकल तो इतने ज़्यादा अकाल पड़ रहे हैं, तो अब ये भी कैलकुलेशन लगाना मुश्किल है कि वो कितने साल के हैं या हो चुके हैं। द शॉपमैन फेल्ट एनकरेज्ड व्हेन अदर कस्टमर्स स्टूड अराउंड टू वॉच एंड कमेंट। अब शॉपमैन को और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है, वो और ज़्यादा उनके अंदर उत्साह आता है, कब, व्हेन अदर कस्टमर, जब तो जो पास में कस्टमर्स खड़े रहते हैं और वो भी क्या करते हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशन को एंजॉय करते हैं, उनको देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो ऐसे में शॉपमैन को और ज़्यादा मज़ा आता है इस तरह की बातें करने का, क्योंकि सब क्या करते हैं, एक तरह से सब ही उनका मजाक ले रहे हैं मुन्नी का। मुन्नी थॉट हेल्पलेसली, My poverty is exposed to everybody, but what can I do? तो अब मुन्नी क्या सोचते हैं, वो हेल्पलेस हैं पूरी तरह से कि मेरी जो पॉवर्टी है, मेरी जो गरीबी है, अब वो पूरी तरह से क्या हो चुकी है, सबके सामने एक्सपोज हो चुकी है, लेकिन मैं कर भी तो कुछ नहीं सकता। मीन्स मैं अपनी एक रेस्पेक्ट बचाने के लिए अब मैं नथिंग कैन बी डन। ओके, मैं कम्प्लीटली क्या हूँ, हेल्पलेस हूँ। मोर लाइकली यू आर 70, तुम कम से कम ना, सेड द शॉपमैन ने क्या कहा, तुम कम से कम ना 70 ईयर्स ओल्ड हो। ओके, तुम अपने आप को 50 का बता रहे हो, लेकिन तुम कितने के हो, तुम 70 के हो। यू ऑल्सो फॉरगेट दैट यू मैंशनड अ बर्थडे 5 वीक्स एगो, भूल गई तुमने अभी मुझे 5 वीक्स पहले ही तो तुमने बताया था कि तुम्हारा बर्थडे है। अब तुम्हारा हर बार बर्थडे आता है, हर महीने तुम्हारा बर्थडे आता है,
तो तुम 70 के हो चुके हो। व्हेन यू वांटेड कैस्टर ऑयल फॉर योर होली बाथ, और जब भी तुम्हें कोई सामान चाहिए होता है तो तुम क्या बता देते हो कि तुम्हारा बर्थडे है, तुम भूल गए। अभी कुछ वीक पहले जब तुम आए थे तो होली बाथ के लिए, और तुम्हें क्या करना था, तुम्हें नहाना था। तो तुम्हें नहाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए था, कैस्टर ऑयल चाहिए था, जिसके लिए तुमने मुझे खुद ही बताया था कि तुम्हारा बर्थडे है। आज फिर तुम कह रहे हो कि तुम्हारा फिर बर्थडे आ रहा है। बाथ, हु कैन ड्रीम ऑफ अ बाथ। नहाने नहाने की बात तो कोई सोच भी नहीं सकता। नहाने की कौन बात सोच सकता है। वेन यू हैव टू स्क्रैच द टैंक बेड फॉर अ बॉल ऑफ वाटर, जब तुम्हारे पास पानी ही ना हो तो तुम नहाने की बात कैसे कर सकते हो। क्योंकि जो टैंक है, वाटर टैंक है, उसमें इतना भी पानी नहीं है कि तुम उसे क्या कर सको, स्क्रैच कर कर पानी की एक बूंद भी तुम ले सको। वी वुड ऑल बी पार्च्ड एंड डेड बट फॉर द बिग हाउस, और हम सब क्या हो जाते, प्यासे मर जाते, अगर क्या नहीं होता, बिग हाउस। ओके, ये जो गांव में बिग हाउस है जो विलेज हेड का है, और ये सीमेंटेड हाउस था, पक्का घर, और सबसे मैजेस्टिक बिल्डिंग थी। तो उस बिग हाउस में से उन्होंने क्या किया, वेयर दे लेट अस टेक अ पॉट ऑफ वाटर। वो तो शुक्र है कि उन्होंने अपने उस बिग हाउस में से हमने क्या लिया, पॉट ऑफ वाटर, हमने वहाँ से पानी लिया। फ्रॉम देयर वेल, उनके कुएं से। तो मुन्नी ने कहाँ से पानी लिया था जिसकी वो बात कर रही है, बिग हाउस के वेल से उन्होंने एक कंटेनर या बकेट कह सकते हैं, एक बाल्टी पानी लिया था। अगर वो पानी उन्हें नहीं मिलता तो वो क्या होते, प्यासे मर जाते। और तुम बात कर रहे हो नहाने की। आफ्टर सेइंग दिस, ये कहकर मुन्नी अनऑब्ट्रूसिवली रोज एंड मूव्ड ऑफ, वो वहाँ से चुपचाप उठते हैं। अनऑब्ट्रूसिवली, साइलेंटली, विदाउट सेइंग एनीथिंग, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अब सामान मिलने वाला तो नहीं है, और ज़्यादा बैठने का मतलब है अपनी और ज़्यादा इंसल्ट करवाना। और वहाँ से वो क्या हो जाते हैं, मूव ऑफ हो जाते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ, अब वो अपनी वाइफ को बताते हैं, दैट स्काउंड्रल वुड नॉट गिव मी एनीथिंग, वो स्काउंड्रल है, ओके, और वो तो मुझे कुछ देने वाला नहीं है। सो गो आउट एंड सेल द ड्रमस्टिक्स फॉर वॉट दे आर वर्थ, अब तुम ऐसे करो, बाहर जाओ और ये जितनी भी ड्रमस्टिक्स हैं इनको बेच कर आओ, चाहे कितने की भी बिकें, लेकिन बस जो भी जितने भी पैसे मिले तुम इनको उतने में बेच कर आ जाओ। He flung himself down in a corner to recoup from the fatigue of his visit to the shop. तो अपनी वाइफ को उन्होंने ऐसे बोल दिया कि इनको बेचकर आ जाओ, चाहे कितने की भी बिके, कितनी भी इनकी वैल्यू हो। और वो इतना ज़्यादा फटीग हो चुके थे, इतना टायर्ड हो चुके थे, थक चुके थे, कहाँ जाकर, शॉप पर जाकर, कि वो खुद क्या करते हैं, एक कॉर्नर में बैठ जाते हैं। हिज वाइफ सेड, अब उनकी वाइफ क्या कहती है, यू आर गेटिंग नो सॉस टूडे, नो एनीथिंग एल्स, अब आज तुम्हें सॉस तो नहीं मिलेगी और कुछ और भी नहीं मिलेगा। आई कांट फाइंड एनीथिंग टू गिवन यू टू ईट, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं तुम्हें क्या दूँ खाने के लिए। फास्ट टिल द इवनिंग, अब तुम ऐसे करो, शाम तक ना तुम भूखे ही रहो, तुम बल्कि फास्ट रख लो, व्रत रख लो, क्योंकि आज तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों कहती है वो, कि क्यों कुछ खाने को नहीं देती मुन्नी को, क्योंकि उसने ऑलरेडी बता दिया था कि आज खाने के लिए घर पर कुछ भी नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसलिए वो कहती है मुन्नी से कि ना तो तुम्हें सॉस मिलेगी, ना ही कुछ और खाने को मिलेगा, और अब तुम शाम तक क्या रखो, व्रत रख लो। इट विल डू यू गुड, और ये तुम्हारे लिए क्या रहेगा, सही रहेगा। टेक द गोड्स एंड बी गोन नाउ, और अब ऐसे करो, तुम गोड्स को ले जाओ और यहाँ से चले जाओ। शी क्राइड एंड एडिड, डोंट कम बैक बिफोर द सन इज डाउन, और सुनो, शाम होने से पहले घर पर आ मत जाना। ही न्यू दैट इफ़ ही ओबेड हर, वो जानता था, मुन्नी समझ गया कि अगर उसने अपनी वाइफ को ओबे किया, अगर उसने अपनी वाइफ का कहना माना या उसको फॉलो किया, शी वुड सम हाउ कंज्योर अप सम फूड फॉर हिम इन द इवनिंग, कि वो सम हाउ किसी न किसी तरीके से क्या कर लेगी, कंज्योर कर लेगी, कहीं ना कहीं से वो खाने का अरेंजमेंट कर ही लेगी फॉर हिम, उसके लिए, कब तक, शाम तक या शाम में। चलिए कोई नहीं, अब तो मैं भूखा हूँ, लेकिन अच्छा है कि वो जैसे कह रही है मैं उसकी बात मानूं, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था अपनी वाइफ पर कि कहीं से कैसे भी कर कर वो शाम तक उसके लिए फूड का अरेंजमेंट कर ही लेगी। ओनली ही मस्ट बी केयरफुल नॉट टू आर्ग्यू एंड इरिटेट हर, बस उसे क्या ध्यान रखना है
ही मस्ट बी केयरफुल नॉट टू आर्ग्यू, उसे बस क्या ध्यान रखना है कि वो उसके साथ क्या ना करे, नॉट टू आर्ग्यू, आर्ग्यूमेंट ना करे, एंड इरिटेट हर, और उसको किसी भी कीमत पर उसको और गुस्सा ना दिलाए, उसको इरिटेट ना करे। हर टेम्पर वॉज अनडिपेंडेबल इन द मॉर्निंग, उसकी वाइफ का जो टेम्परामेंट होता था वो मॉर्निंग के टाइम कैसा होता था, अनडिपेंडेबल होता था, मीन्स इतना मूड ख़राब हो रहता था सुबह के टाइम उसकी वाइफ का, बट इम्प्रूव्ड बाय इवनिंग टाइम, लेकिन शाम होते होते वो क्या हो जाता था, उसका मूड इम्प्रूव हो जाता था। मीन्स मुन्नी को पता था कि उसकी वाइफ सुबह के टाइम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है, मूड ऑफ रहता है, लेकिन शाम तक वो ठीक हो जाती है, तो अच्छा है कि मैं अब चुप निकल जाऊँ यहाँ से गोट को लेकर, और शाम में मैं जब आऊँगा उसका मूड भी सही रहेगा और वो मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देगी। शी वॉज श्योर टू गो आउट एंड वर्क, क्योंकि मुन्नी को पता था कि डेफिनेटली वो क्या करेगी, अब वो भी बाहर जाएगी, काम करेगी, ग्राइंड कॉर्न। ओके, तो देखिए ये मुन्नी का काम होता है, ये ध्यान रखना है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि मुन्नी किस तरह से फूड का अरेंजमेंट करती है, या मुन्नी क्या कर सॉरी मुन्नी की वाइफ क्या काम करती है, किस तरीके से उनके लिए खाने का अरेंजमेंट करती है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि वो क्या करती हैं, वो बाहर जाती हैं, काम करती हैं, ग्राइंड कॉर्न, अनाज पीसती हैं इन द बिग हाउस, और कहाँ, बिग हाउस में। ओके, वो जो विलेज हेड का घर है, स्वीप ओ स्क्रब सम वेयर, और कहीं झाड़ू करती हैं, कहीं पोछा लगाती हैं, कहीं सफाई करती हैं, इतना सारा काम करती हैं। शी इज सो हार्ड वर्किंग एंड डोंट फॉरगेट हर एज, वो भी ओल्ड हैं, 60 मस्ट बी हर एज, तो वो भी 60 की हैं, लेकिन इसके बाद भी वो क्या करती हैं, इतनी पुअर हैं कि उनको बाहर जाकर सारे काम करने पड़ते हैं, जो काफ़ी हार्ड वर्किंग है, काफ़ी मेहनत के काम हैं। एंड अन एनफ टू बाई फूड स्टफ, और फिर वो क्या करेगी, कुछ पैसा कमाएगी जाकर, और उनसे वो जो भी घर का नेसेसरी जो भी सामान है वो उसे खरीदेगी। एंड कीप अ डिनर रेडी फॉर हिम इन द इवनिंग, और शाम होते होते वो उसके लिए क्या कर लेगी, एक डिनर उसके लिए मीन्स खाना तैयार कर लेगी। तो इतनी मेहनत करेगी वो, तभी जाकर उसको शाम को खाना मिल पाएगा। तो ये काफ़ी पैथेटिक है यहाँ पर जो आर के नारायण ने दिखाया है। हैंड टू माउथ है वो, कितनी मेहनत करनी पड़ती है मुन्नी और उनकी वाइफ को क्या करने के लिए, सिर्फ एक टाइम का खाना खाने के लिए। तो ये देखिए इस तरह के कैरेक्टर्स हैं जो आर के नारायण ने पोर्ट्रे किए हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं, कितने डाउन ट्रोडन हैं, हेल्पलेस हैं और पुअर हैं। देन नेक्स्ट चलते हैं, अनलिशिंग द गॉड्स फ्रॉम द ड्रमस्टिक ट्री। अब जैसा मुन्नी की वाइफ ने उसको कहा था कि जाओ और इन गॉड्स को बाहर घुमा कर लेकर आओ, घुमाने से मतलब चरा कर लेकर आना, अनलीशिंग, तो वो क्या करते हैं, उन गोट्स को ड्रम स्टिक ट्री से वहाँ से उनको क्या करते हैं, मीन्स अनलीश करते हैं, खोल देते हैं, जो क्योंकि वो वहाँ पर बंधी हुई होती हैं। मुन्नी स्टार्टेड आउट ड्राइविंग दैम, और वो क्या करते हैं, वो उनको ड्राइव करना शुरू कर देते हैं, अहेड, आगे की तरफ उनको ले जाते हैं। एंड अटरिंग वियर्ड क्राइज फ्रॉम टाइम टू टाइम, और हमेशा जब वो इस तरह का काम करते हैं, अपनी गोट्स को ट्री से अलग करते हैं, खोलते हैं और फिर उनको बाहर की तरफ ले जाते हैं, तो वो अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं, इन ऑर्डर टू अर्ज दैम ऑन, ताकि वो क्या कर सकें, उनका कहना मान सकें, मीन्स वो बाहर की तरफ जा सकें। ही पास्ड थ्रू द विलेज विद हिज हेड बॉट इन थॉट, और काफ़ी थॉटफुल होते हैं मुन्नी, अपने ही विचारों में खोए रहते हैं, तो वो अपने अपने सिर को नीचे कर कर क्या करते हैं, जो विलेज में इसके बाहर वो जा रहे थे, तो अपने सिर को नीचे कर कर वो बाहर जाते हैं, मीन्स गांव से गुजरते हैं। ही डिडंट वॉन्ट टू लुक एट एनी वन और बी अकोस्टेड, और उनका बिल्कुल मन नहीं था कि वो किसी की तरफ भी देखें या किसी से कोई भी किसी तरह की बातें करें, क्योंकि वो अपने ही विचारों में खोए हुए थे और इस टाइम उनका बिल्कुल भी मूड नहीं था। तो वो क्या करते हैं कि सिर नीचे कर कर, गर्दन को नीचे कर कर वो चुप वहाँ से गांव को पार कर रहे थे। A couple of cronies launching in the temple corridor hailed him, तो वहाँ पर जो उनके कुछ पुराने दोस्त बैठे हुए थे, कपल बैठे हुए थे, वो क्या करते हैं, जो कहाँ बैठे हुए थे, टेम्पल कॉरिडोर में बैठे हुए थे, वो क्या करते हैं, हेल हिम, तो वो उसको आवाज़ लगाते हैं, वो उसका वेलकम करते हैं और उसको बुलाते भी हैं। उनको जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर हेल्ड का मतलब होता है जैसे कि दुआ सलाम करना, तो वो वहाँ पर बैठे हैं, उसके कुछ साथी हैं जो उसको आवाज़ लगाते हैं और उसको एक तरीके से जैसे दुआ सलाम करना,
बट ही इग्नोर्ड देयर कॉल, लेकिन वो उनकी बात सुनता तक नहीं, उन्हें इग्नोर कर देता है। मीन्स उनकी जो हेलिंग होती है, उनकी दुआ सलाम का जवाब तक नहीं देता और वो चुप वहाँ से निकल जाता है। दे हैड नोन हिम, तो ये जो कपल होते हैं ये उसे कब से जानते थे, नोन हिम कब से जानते थे, इन द डेज ऑफ एफ्लुएंस व्हेन ही लॉर्डेड ओवर अ फ्लोक ऑफ फ्लीसी शीप। तो ये जो उसके कपल थे ये उसको तब से जानते थे, डेज ऑफ एफ्लुएंस, जो उसके प्रोस्पेरिटी के डेज थे। और जब उसके पास क्या थी, उसकी फ्लोक थी जो काफ़ी ज़्यादा शीप उसके पास थी। फ्लीसी शीप उन्हें कहते हैं जो मीन्स एक फ्लोक होता है जैसे, तो उसकी जो शीप थी वो इतनी अच्छी शीप थी कि उसको ऊन प्रोवाइड करती थी, वूल देती थी। नोट द मिजरेबल गॉकी गॉड्स दैट ही हैड टूडे। तो वो उसके कपल, उसके दोस्त उसे तब से जानते हैं जब उसके पास बहुत सारी भेड़ें हुआ करती थी जिनसे वो ऊन लेता था। और इन आज के दिनों से नहीं, जो उसके मिजरेबल डेज हैं जब उसके पास ये गौकी है, इस तरह की दुबली पतली क्या हैं, गोट्स हैं, तो दैट ही हैड टुडे, जो उसके पास आज हैं। तो मीन्स ये उसके पुराने दोस्त हैं जो जिन्होंने उसके अच्छे दिन भी देखे हैं, न कि आज के जिन्होंने सिर्फ क्या देखे हैं, उसके बुरे दिन देखे हैं। और यही रीज़न होता है कि वो उसको बुलाते हैं। ऑफ कोर्स ही ऑल्सो यूज टू हैव अ फ्यू गॉड्स फॉर दोज हु फैंसीड दैम। और उस टाइम उसके पास, ठीक है, क्या होती थी, शीप होती थी, लेकिन कुछ उसके पास गॉड्स भी थी और जिन्हें लोग क्या करते थे, काफ़ी पसंद करते थे। फ्यू गोड्स फॉर दोज हु फैंसीड दैम, तो लोग उन्हें पसंद भी करते थे। बट रियल वेल्थ, लेकिन जो मुन्नी की रियल वेल्थ थी, जो जिसे वो अपनी रियल वेल्थ मानता था, ले इन शीप, वो क्या थी, शीप थी। तो उसके पास शीप थी, वो उसकी रियल वेल्थ थी, लेकिन उसके पास कुछ गॉड्स भी थी जिनको लोग पसंद करते थे। दे ब्रेड, दे से मतलब यहाँ पर शीप, ब्रेड फास्ट, और ये शीप इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ इनकी ब्रीडिंग होती थी। एंड पीपल केम एंड बोट द फ्लीस, और लोग क्या करते थे, दूर दूर से आते थे, लोग आते थे और ख़रीदारी करते थे। क्या खरीदते थे वो, जो क्योंकि वे फिलीसी शीप थी, वे उनके पास इतनी ज़्यादा ऊन होती थी, तो वो लोग आते थे और उनसे ऊन खरीदते थे। इन द शेयरिंग सीज़न, जब भी सीज़न आता था तो इतनी ज़्यादा उनसे वूल मिलती थी मुन्नी को, कि लोग आते थे और उन्हें खरीदते थे। तो देखिए उनके कितनी अच्छे प्रोस्परस डेज थे, कितना पैसा उनके पास था। और ये उनकी रिच वेल्थ बता रही हैं वो, कि जो उनकी रियल वेल्थ थी, वो काफ़ी रिच थे, वेल्दी थे और काफ़ी उनका एक अपना सेल्फ ऑनर भी था उस टाइम, कोई कमी नहीं थी उनके पास। इन द शेयरिंग सीजन एंड देन दैट फेमस बूचर, और एक जो फेमस बूचर था उस टाइम का, फ्रॉम द टाउन, जो कहाँ से आता था, टाउन से आता था, केम ओवर ऑन द वीकली मार्केट डेज। और वीकली आता था वो, जब भी जैसे कि पैठ बोलते हैं जिसको, पैठ लगती है जो गांव में, वीकली। तो वीकली मार्केट जब लगता था तो वो टाउन से आता था, ब्रिंगिंग हिम बीटल लीव्स, और उसके लिए क्या लेकर आता था, बीटल लीव्स लेकर आता था, टोबैको लेकर आता था, एंड ओफन एनफ सम भांग, और कभी कभी तो वो उसके लिए भांग भी लेकर आता था। कौन, बूचर। ओके, तो बीटल लीव्स जो पान के पत्ते होते हैं, पान होता है, तंबाकू होता है, भांग होती है। तो याद कर रही हैं मुन्नी अपने उन अच्छे दिनों को, कि कभी ऐसा भी होता था, विच दे स्मोक्ड इन अ हट इन द कोकोनट ग्रोव। और वो क्या करते थे, सभी जो दोस्त हैं उनके, वो सभी मिलकर क्या करते थे, स्मोक करते थे एक हट में जो कोकोनट ग्रोव के पास होती थी। अनडिस्टर्ब्ड बाय वाइव्स एंड वेल विशर्स, और वहाँ उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता था। अब ना तो उनकी वाइफ्स उनको डिस्टर्ब करती थी, जो भी उनके फ्रेंड्स, उनका एक फ्रेंड सर्किल था, और ना ही उनके वेल विशर उनको डिस्टर्ब करते थे। तो वो याद करते हैं कि कभी वो भी दिन था जब वो कितना ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश थे, एंजॉय करते थे, सब कुछ उनके पास था, और किस तरह से लोग उनके लिए इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेकर आया करते थे। आफ्टर आई स्मोक वन फेल्ट लाइट, और जब वो स्मोकिंग करते थे तो वो कितना लाइट फील करते थे। एंड इलेटेड एंड इंक्लाइंड टू फॉरगिव एवरी वन, और एक अलग ही ज़्यादा उनका ऐसा मूड होता था कि एक अलग ही दुनिया में वो होते थे। वो इतना खुश फील करते थे अपने आप को कि वो सबको क्या कर दिया करते थे, फॉरगिव किया करते थे, माफ़ कर दिया करते थे।
including that brother-in-law of his who had once tried to set fire to his home। यहाँ तक कि वो उस ब्रदर इन लॉ को भी माफ़ कर देते थे जो उनका था, जिसने एक बार उनके घर पर क्या की थी, आग लगाने की कोशिश की थी, उनके घर को जलाने की कोशिश की थी, और उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो उसको माफ़ कर सके, उसको फॉरगिव कर सकें। लेकिन उसे लेने के बाद, भाग लेने के बाद वो सबको माफ़ कर देते थे, यहाँ तक कि अपने ब्रदर इन लॉ को भी माफ़ कर देते थे। बट ऑल दिस सीम्ड लाइक द मेमोरीज ऑफ अ प्रीवियस बर्थ। लेकिन आज मुन्नी को लग रहा है कि ये सब क्या है, उनके पिछले जन्म की सिर्फ मेमोरीज हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। सम पेस्टिलेंस, तो पेस्टिलेंस यहाँ पर महामारी, जो एक महामारी आई थी गांव में और एफ्लिक्ट हो गए थे उससे उनकी कैटल। लेकिन गांव में एक ऐसी महामारी आई जिससे कि उनकी कैटल, ही कुड ऑफ कोर्स गैस हु हैड लेड हिज एनिमल्स अंडर अ कर्स। और उसे अच्छे तरीके से पता है कि कौन उसके एनिमल्स, कौन उसकी कैटल से जला करता था, किसने कर्स दिया, किसने बद्दुआ दी, जिसके कारण ऐसा हुआ। तो वो उनको पता है। एंड इवन द फ्रेंडली बूचर वुडंट टच वन एट हाफ द प्राइस। तो गांव में वो याद कर रही हैं कि गांव में क्या हुआ था, इतनी ज़्यादा महामारी आई थी जिनके कारण उनकी सारी कैटल क्या हो गई थी, मर चुकी थी, वो एफ्लिक्ट हो गई उनसे, सिर्फ उस पेस्टिलेंस के कारण। और वो जब मर गई तो जो उनका बूचर फ्रेंड था, ओके, उसने भी उनको टच करने से मना कर दिया। मीन्स वो इतना ज़्यादा डर गया कि उनकी डेड बॉडी तक को हाथ नहीं लगाया एक बूचर ने भी। और उन्होंने कहा कि हाफ रेट तक में उन्होंने मना, बूचर ने आधे दाम भी लगाने से मना कर दिए थे किसके, कैटल के। तो इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था मुन्नी का। और यही रीज़न है कि आज वो इतनी मिजरेबल उनकी कंडीशन है, सिर्फ किसके कारण, जो एक नेचुरल डिज़ास्टर था पेस्टिलेंस, जिस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था। तो देखिए, तो नेचुरल था, इसमें मुन्नी की कोई गलती नहीं थी कि आज उनकी इतनी बुरी हालत है। एंड नाउ हियर ही वॉज लेफ्ट विद द टू स्क्रैगी क्रिएचर्स। और आज सिर्फ उसके पास क्या रह जाती हैं, मुश्किल से ये दो जो दुबली पतली सी हैं, यही क्रिएचर्स रह जाती हैं। और क्रिएचर से मतलब यहाँ पर टू गोड्स। ही विश्ड समवन वुड रिड हिम ऑफ देयर कंपनी टू। और क्या इच्छा है मुन्नी की, वो चाहते हैं कि काश कोई उनका इनसे भी पीछा छुड़वा दे। किनसे, ये जो टू गोड्स हैं, इनकी कंपनी को भी वो चाहते हैं कि कोई इन्हें भी ले जाए। द शॉपमैन हैड सेड दैट ही वॉज 70। अब वो याद करते हैं किसकी बात, शॉपमैन की, कि शॉपमैन ने उनको बताया था, उनको तो पता नहीं था कि उनकी एज कितनी है, तो शॉपमैन ने उनको बताया था कि उनकी एज कितनी है, 70 है। और वो परेशान हो जाते हैं ये सोचकर। एट 70 वन ओनली वेटेड टू बी समन्ड बाई गॉड। क्योंकि अब वो एक ऐसी स्टेज पर आ चुके हैं, एक ऐसी एज पर आ चुके हैं। 70 में तो क्या होता है, सिर्फ कोई इंतज़ार ही करता है क्या करने का, खुद को सरेंडर करने का, किसके फीट में, गॉड के फीट में। मीन्स उनकी एक ऐसी एज है कि वो अब सोच रही है कि अब जल्दी ही क्या हो जाएगा, उनका टाइम आ जाएगा। क्योंकि एक ऐसी एज है कि जब उन्हें अब वो जल्दी ही गॉड के पास जाना, मीन्स किसी भी टाइम उनकी डेथ हो सकती है। When he was dead, और क्या होगा जब वो डेड हो जाएंगे, what would his wife do, तो उनकी वाइफ क्या करेगी। They had lived in each other's company since they were children। और वो दोनों, वो और उनकी वाइफ जब बच्चे थे तब से ही वो एक दूसरे की कंपनी में रह रही हैं। तो देखिए, यहाँ पर पता चलता है कि उन दोनों का जो एक कंपनी है, एक साथ है, कितने लॉन्ग पीरियड से वो दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, बचपन से ही। जब वो छोटे बच्चे थे तो वो दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। और यहाँ पर वो 70 के हो चुके हैं और उनकी वाइफ भी अराउंड उनसे छोटी हैं, तो वो 60 या 65 की रही होंगी। ही वॉज टोल्ड ऑन देयर डे ऑफ वेडिंग। और यहाँ पर वो रिमाइंड कर रही हैं कि जब वो दोनों कब से रह रही हैं, जब वो बच्चे थे तो तब से एक दूसरे के साथ रह रही हैं। और जब उनकी शादी हुई थी, ओके, उन दोनों की जब शादी हुई थी, ही वॉज टोल्ड, तो उसे क्या बताया गया था अपनी शादी के दिन, उनकी शादी के दिन, दैट ही वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। तो उसे बस इतना पता है कि जब उसकी शादी हुई थी तो उसे बताया गया था कि वो कितने साल का है, 10 साल का है। तो देखिए, यहाँ पर इसका मतलब कि मुन्नी की शादी सिर्फ कब हुई है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुन्नी की शादी जब हुई थी वो कितने साल के थे।
तो वो कितने साल के थे? 10 ईयर्स ओल्ड, सिर्फ 10 साल के थे। एंड शी वॉज 8, और उनकी वाइफ की एज उस टाइम क्या थी? ओनली 8, मीन्स उनकी वाइफ की एज सिर्फ 8 साल थी। कैन यू बिलीव? और वो सिर्फ 10 साल के थे जब उन दोनों की शादी कर दी गई थी। तो अब यहाँ पर अगर मुन्नी 70 ईयर्स ओल्ड हैं, वो ना तो उनको पता है, लेकिन जैसे शॉपकीपर ने कहा कि तुम 70 के हो, तो अगर वो 70 के हैं तो उनकी वाइफ की एज कितनी हो जाती है यहाँ पर? 68। सिर्फ 2 ईयर्स का दोनों में डिफरेंस है। तो देखिए उनकी वाइफ 68 की है और वो कितनी हार्ड वर्किंग है, कितना ज़्यादा काम करती है, और साथ ही साथ वो अपने हस्बैंड को भी लुक आफ्टर करती है, उनकी केयर करती है। तो अब दोनों की एज यहाँ पर कितनी हो जाती है? मुन्नी 70 ईयर्स के हैं और उनकी वाइफ 68 ईयर्स की है। जब मुन्नी की शादी हुई थी वो 10 ईयर्स के थी और उनकी वाइफ 8 ईयर्स की थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमें पता चलती है बात, और ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी दे हैड टू रिसाइट देयर रेस्पेक्टिव एजेस एंड नेम्स। तो जब शादियाँ होती हैं, जो शादी का समारोह सेरेमनी होती है, उसमें उन्हें बताना पड़ता है, उन्हें रिसाइट करना पड़ता है। क्या क्या उन्हें बताना पड़ता है? पहले उन्हें अपनी एज बतानी पड़ती है और उसके बाद उन्हें अपना नाम बताना पड़ता है। ही हैड थ्रेश्ड हर ओनली अ फ्यू टाइम्स इन देयर कैरियर। पूरे टाइम में सिर्फ मुन्नी ने कुछ ही बार पीटा था, किसको? अपनी वाइफ को। ओके, ऐसा नहीं था उन्होंने नहीं पीटा था, उन्होंने उसकी पिटाई की थी। अपने पूरे टाइम में उन्होंने ओनली अ फ्यू टाइम्स, कुछ ही टाइम उन्होंने उसको थ्रेश किया था, उसको पीटा था। एंड लेटर शी हैड द अपर हैंड, और बाद में फिर उसने उनको पीटा। मीन्स पीटने से मतलब यहाँ पर फिर बाद में वो क्या हो गई, उनकी वाइफ उन पर उनकी वाइफ ने उनको डोमिनेट किया। प्रोजेनी नन, और उससे लगा उन्हें और कुछ याद नहीं है। परहैप्स अ लार्ज प्रोजेनी वुड हैव ब्रोट हिम द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड्स। तो और मुनि को कुछ याद नहीं है, इस तरह की वो बातें याद कर रही हैं। प्रोजेनी नन, अब यहाँ पर देखिए ये ध्यान देना, एग्जाम में पूछा जाता है कि उनके कितने बच्चे हैं। जैसे कि वो शॉपकीपर से कहते हैं कि मेरी बेटी ने मुझे लिख भेजा है कि वो मुझे पैसे भेजेगी मेरे बर्थडे पर। तो यहाँ पर वो चाइल्डलेस है, मीन्स उनके कोई भी चिल्ड्रन या चाइल्ड नहीं है, कोई भी बच्चा उनके नहीं है। तो अब वो सोचते हैं कि जितने ज़्यादा बच्चे होते हैं उतनी ही ज़्यादा गॉड की ब्लेसिंग होती है, उतना ही ज़्यादा खुशियाँ होती हैं। तो अब उनको मिस, कहीं ना कहीं वो मिस कर रही हैं कि आज अगर उनके पास बहुत सारे बच्चे होते तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते और वो गॉड की क्या होती? गॉड की ब्लेसिंग होती। फर्टिलिटी ब्रोट मैरिट, और फर्टिलिटी हमेशा क्या लाती है? बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लाती है। पीपल विद 14 सन्स वर ऑलवेज सो प्रोस्पेरस एंड एट पीस। तो वो लोग जिनके कितने बच्चे होते हैं? तो यहाँ पर देखिए सन है, सन मीन्स जो 14 लड़के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिनके 14 बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं, प्रोस्परस रहते हैं, शांति से रहते हैं। विद द वर्ल्ड एंड देमसेल्व्स, लोग भी खुश रहते हैं उससे और वो भी खुश रहते हैं। He recollected the thrill he had felt when he mentioned a daughter to that shopman। तो अब वो रिकलेक्ट करता है उस मेमोरी को, जब वो जो थ्रिल, उसने कितना ज़्यादा थ्रिल फील किया था, कितना अच्छा उसे लगा था। What he had felt when he mentioned, जब उसने मेंशन किया था शॉपमैन से, किसके बारे में? अपनी डॉटर के बारे में। तो वो उस थ्रिल को रिकलेक्ट करता है कि कितना अच्छा लगा था उसे शॉपकीपर से अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए। ऑल्दो इट वॉज नॉट बिलीव्ड, ये बात अलग है कि उसकी बात का किसी ने विश्वास नहीं किया। वॉट इफ़ ही डिड नॉट हैव अ डॉटर, क्या हुआ अगर उसके पास एक बेटी नहीं है? हिज कजिन इन हर नेक्स्ट विलेज, उसकी जो कजिन है वो पास के ही गांव में रहती है। हैड मैनी डॉटर्स, उसके पास काफ़ी बेटियां हैं। एंड एनी वन ऑफ देम वॉज एज गुड एज हिज, और उनमें से कोई सी भी, ओके, एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई सी भी कैसी? एज गुड एज हिज, इतनी ही अच्छी है या उसी तरह से है जैसे कि उनकी अपनी बेटी। मीन्स वो क्या कहना चाहते हैं कि उनकी बेटियां उनकी बेटी के जैसी ही हैं। ही वॉज फॉन्ड ऑफ दैम ऑल एंड वुड बाई दैम स्वीट्स एंड ही वॉज फॉन्ड ऑफ दैम ऑल, और वो सभी बेटियां, ओके, जो उनकी कजिन की हैं, उनकी सभी बेटियां उनको बहुत अच्छी लगती हैं और वो चाहते हैं, वुड बाई दैम स्वीट्स, और वो क्या करते उनके लिए? मिठाइयाँ खरीदते। इफ़ ही कुड अफोर्ड इट, अगर वो अफोर्ड कर सकते थे तो।
तो यहाँ पर मुन्नी कहते हैं कि अगर मेरे पास मेरी कोई बेटी नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, तो जो मेरे कज़िन हैं उनके पास तो हैं बच्चे, और उनके बच्चे और मेरे बच्चों में क्या डिफ़रेंस है, उनके बच्चे मेरे बच्चे। और अगर मैं आज अफ़ोर्ड कर सकता, आज अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं क्या करता, वहाँ जाता, उनसे मिलता, क्योंकि मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और मैं उनके लिए क्या लेकर जाता, मिठाई भी लेकर जाता। लेकिन क्योंकि वो इतने गरीब हैं कि वो अपने लिए कुछ नहीं ले पा रही हैं, तो उनके लिए क्या ही लेकर जाएँगे। तो इस तरीके से इतने सारे थॉट्स उनके अंदर आ रहे हैं। स्टिल एवरीवन इन द विलेज विस्पर्ड बिहाइंड देयर बैक्स। लेकिन उसके बाद भी, जबकि उनकी कज़िन की बेटियां हैं, लेकिन इसके बाद भी जो भी विलेज में हर आदमी क्या करता है, उनकी बैक के पीछे, उनकी पीठ पीछे बातें करता है दैट मुन्नी एंड हिज वाइफ वर अ बैरन कपल, कि मुन्नी और उसकी वाइफ क्या है, वो बैरन है। बैरन किसे कहते हैं, जो अनप्रोडक्टिव होते हैं, कि वो बैरन है और वो दोनों बांझ हैं। ही अवॉइडेड लुकिंग एट एनी वन, इसलिए उसका मन ही नहीं करता वो किसी की तरफ भी देखे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सामने से तो दुआ सलाम करते हैं, लेकिन पीठ पीछे ये उन पर हंसते हैं, उनकी मजाक लेते हैं, उनके बारे में पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं, जो मुन्नी को और उनकी वाइफ को काफ़ी हर्ट करती आई हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों को अवॉइड करना शुरू कर दिया, वो उनकी तरफ देखते भी नहीं। दे ऑल प्रोफेस्ड टू बी सो हाई अप, और रीज़न ये भी है कि वो पुअर हैं और वो सब क्या हैं, उनसे हाई हैं, रिच हैं। एंड एवरी वन एल्स इन द विलेज हैड मोर मनी, और वो सब क्या हैं, उनसे, उनके पास उनसे ज़्यादा पैसा है। देन ही, सिर्फ एक वही ऐसे हैं, हर कोई विलेज में उनसे ज़्यादा पैसा उनके पास है, और सिर्फ एक मुन्नी ही है जिनके पास पैसा नहीं है, जो मनी लेस हैं। आई एम द पुअरेस्ट फेलो इन अवर कास्ट, और जो मेरी कास्ट है उसमें सबसे ज़्यादा पुअर मैं ही हूँ। एंड नो वंडर दैट दे स्पन मी, और यही रीज़न है कि वो मुझे क्या करते हैं, स्पन करते हैं, मीन्स मुझसे वो हेट करते हैं, या मुझे इस तरीके से मेरे साथ बिहेव करते हैं, मीन्स वो मुझे लाइक नहीं करते। कारण क्या है उन्हें ना लाइक करने का, क्योंकि उनके पास उन जितना मनी नहीं है। तो यहाँ आर के नारायण क्या कहना चाहते हैं कि आज अगर उनके पास मनी होता तो वो उनको इस तरीके से उनको हेट या डिसलाइक नहीं करते। बट आई वॉन्ट लुक एट देम आइदर, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं उनकी तरफ देखूंगा भी नहीं, क्योंकि उनका मन ही नहीं करता कि वो उनकी तरफ देखें भी। एंड सो ही पास्ड ऑन विद हिज आइज डाउन कास्ट, इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी आंखें को नीचे करते हैं। वो उन्हें कितना भी बुला रहे हैं, दुआ सलाम कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी कुछ नहीं सुन रहे, बस वो अपनी सिर को नीचे किए, आंखों को नीचे किए क्या करते हैं, अलोंग द एज ऑफ द स्ट्रीट। और जो सड़क होती है उसकी एज से मतलब होता है यहाँ पर जो रोड के किनारे किनारे वो चुप शांति से आंखें नीचे किए हुए, गर्दन नीचे किए हुए, वहाँ से उन्हें इग्नोर कर कर वहाँ से चुप निकल जाते हैं। एंड पीपल लेफ्ट हिम ऑल्सो वेरी मच अलोन, और लोगों पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब वो इस तरीके से निकल जाती हैं तो वो भी उनको निकलने देते हैं अकेले ऐसे ही। कमेंटिंग ओनली टू दी एक्सटेंट, लेकिन कमेंट करे बिना नहीं मानते। और देखिए सही लग रहा था मुन्नी को कि ये सामने से इस तरह से अच्छा अच्छा गुडी गुडी बिहेव करते हैं, और लेकिन पीठ पीछे ये क्या करते हैं, विस्पर करते हैं, विस्पर्ड बिहाइंड देयर बैक्स। तो अब वो जैसे वो वहाँ से निकल जाते हैं, किसी को कुछ नहीं कह रही हैं, साइड साइड से निकल रहे हैं, उसके बाद भी क्या करते हैं, टू दी एक्सटेंट बहुत ज़्यादा लोग उन पर कमेंट करते हैं। देयर ही गोज़ विद हिज टू ग्रेट गोट्स, देखो देखो वो जा रहा है, वो जा रहा है अपनी ग्रेट गोट्स को लेकर, अपनी महान बकरियों को लेकर। इफ़ ही स्लिट्स देयर थ्रोट्स, अगर वो क्या करे, उनका मर्डर भी कर दे ना, उनका गला काट दे, ही मे हैव मोर पीस ऑफ माइंड, तो इसके मन को ज़्यादा शांति मिल सकती है क्या कर कर, उनका गला काट कर। वॉट हैज़ ही टू वरी अबाउट एनी वे, लेकिन हाँ उसे क्या जरूरत पड़ी है, उसे किसकी चिंता है, और उसके पास चिंता करने के लिए है ही क्या। दे लिव ऑन नथिंग एंड हैव न बड़ी, क्योंकि इनके पास ना तो कुछ है चिंता करने के लिए और ना ही कोई है। तो नबड़ी से मतलब यहाँ पर क्या हुआ, नबड़ी टू वरी अबाउट, आखिर ये चिंता किसकी ही करेंगे। तो देखिए वो कमेंट कर रहे हैं उनकी उसी बात पर जो कह रहे थे कि लोग रेस्पेक्ट कब देते हैं, जब आपके पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, और वो क्योंकि चाइल्ड लेस हैं तो वो लोग उन पर क्या कमेंट कर रहे हैं कि इनको किस बात की चिंता, ना तो इनके पास कुछ ऐसा है जिसकी चिंता करें, ना ही कोई है, तो ना तो उनके पास बच्चे हैं जिनकी चिंता करें।
दस पीपल कमेंटेड व्हेन ही पास्ड थ्रू द विलेज। तो इस तरह से लोगों ने उन पर कमेंट किया जब वो गांव से होकर गुजर रहे थे। अब इसलिए उनका मन नहीं करता कि वो किसी की तरफ देखें या किसी से बातें करें, क्योंकि लोगों की यही बातें मुन्नी को क्या कर देती है, उन्हें इग्नोर करने के लिए मजबूर करती है। अदरवाइज़ मुन्नी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब लोग इस तरह से जजमेंटल रिमार्क्स पास करते हैं तो उनको बुरा लगता है। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहते। ही रिमेन्स साइलेंट। ओनली ऑन दी आउट स्कर्ट्स डिड ही लिफ्ट हिज हेड। और वो अपना सिर कब तक नीचे रखते हैं, जब तक वो गांव के बाहर नहीं आ जाते। आउट स्कर्ट, जब तक वो विलेज से बाहर नहीं आ जाते। और जैसे ही वो विलेज से बाहर आते हैं, ही लिफ्ट हिज हेड, तो वो अपना सिर ऊपर करते हैं एंड लुकअप, और तभी वो ऊपर की तरफ देखते हैं। मीन्स पूरे विलेज में अदरवाइज वो सिर नीचे कर कर, आंखें नीचे कर कर ही चलते हैं। He urged and bullied the gods until they meandered along to the foot of the horse statue on the edge of the village। तो अब उनकी जो गॉड्स होती हैं वो उनको फ्री छोड़ देते हैं, और वो क्या करती हैं, वो ग्रेजिंग करना शुरू कर देती हैं। और वो कहाँ आ जाते हैं, कब तक वो ऐसा करते हैं, फुट ऑफ द हॉर्स स्टेचू। जो विलेज की एज थी, जो विलेज का किनारा था, जो उसका लास्ट एज थी विलेज की, वहाँ पर क्या था, हॉर्स का स्टैचू था। और उस हॉर्स के स्टैचू पर आकर बैठ जाते हैं, उसके पैरों पर आकर, पैरों से मतलब यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म बना हुआ था हॉर्स के स्टैचू के फुट के पास, वो वहाँ जाकर बैठ जाते हैं और तभी उनको अच्छा लगता है। ही सेट ऑन इट्स पेडिस्टल। तो पेडिस्टल फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। पूरे दिन वो क्या करते हैं, बस वहीं बैठे रहते हैं उस हॉर्स के स्टैचू के नीचे, जो पेडिस्टल था, जो बैठने का प्लेस था, बस वहीं बैठ जाते हैं। और उनकी गोट्स क्या करती रहती हैं, इधर उधर घूमती रहती हैं, चरती रहती हैं। दी एडवांटेज ऑफ दिस वॉज, और इस तरीके से बैठने का, वहाँ आने का क्या उनका एक सबसे ज़्यादा उनको क्या एडवांटेज मिलता था इस बात का, दैट ही कुड वॉच द हाईवे। ओके, वहाँ जब वो बैठते थे उस हॉर्स के स्टैचू के नीचे, क्योंकि वो विलेज के बिल्कुल लास्ट में था, तो वहाँ से क्या नज़र आता था, हाईवे नज़र आता था। और हाईवे को वो देख सकते थे वहाँ उससे। और क्या देख सकते थे, एंड सी द लॉरीज एंड बसेस पास थ्रू टू द हिल्स। और वहाँ से जो लॉरीज और बस पास होती थी, जाया करती थी कहाँ की तरफ, टू द हिल्स। तो उन्हें अच्छा लगता था हाईवे को देखना, बस लॉरीज को देखना, जो भी वहाँ से ट्रांसपोर्ट जाया करते थे, और हिल्स को इस तरीके से देखना। इट गेव हिम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ लार्जर वर्ल्ड। और उनको ऐसे लगता था जैसे वो एक पार्ट हैं, किसका पार्ट है, एक लार्जर वर्ल्ड का पार्ट है। मीन्स उनको काफ़ी मेंटली पीस मिलती थी, वो अपने आप को पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड मानते थे, वहाँ पर उनको सुकून मिलता था। द पेडेस्टल ऑफ द स्टेचू वॉज ब्रॉड एनफ फॉर हिम टू मूव अराउंड। और वो जो पेडेस्टल था स्टेचू के नीचे, जो बैठने का जगह थी, वो काफ़ी ब्रॉड थी, और ये इतनी बड़ी थी कि वो ईजिली उसके अंदर मूव भी कर सकते थे, मूव अराउंड एज द सन ट्रेवल्ड अप। और जैसे ही उनको लगता कि काफ़ी ज़्यादा धूप हो गई है, सन ऊपर आ गया है, तो वो इतना बड़ा था स्टेचू कि वो उसके अंदर भी बैठ सकते थे बचने के लिए धूप से। एंड वेस्ट वार्ड, और ही कुड ऑल्सो क्राउच अंडर द बैली ऑफ द हॉर्स फॉर शेड। और शेड के लिए यहाँ तक वो उसके चारों तरफ घूम भी सकते थे, और क्योंकि वो पेडिस्टल इतना अच्छा था, इतना बड़ा था। और जो बैली थी हॉर्स की, हॉर्स का जो स्टेचू था हॉर्स का, उसकी बैली थी, उसके अंदर भी वो बचने के लिए धूप से या छाया के लिए उसके अंदर भी लेट सकते थे या बैठ सकते थे। तो वहाँ पर उनको काफ़ी रिलीफ मिलता था वहाँ जाकर, और अच्छा लगता था उनको। वही उनकी फेवरेट जगह होती थी। तो जब भी उनसे उनकी वाइफ कहती है, जब भी वो अपनी गोट को लेकर जाते, तो वो विलेज से बिल्कुल बाहर निकल कर ही वहीं बैठा करते थे। द हॉर्स, अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में पूरा डिस्क्रिप्शन है हॉर्स के बारे में, कि देखिए अब चलते हैं कि हॉर्स, क्योंकि टाइटल ही यहाँ पर क्या है, द हॉर्स एंड टू गॉड्स। तो हॉर्स को देखते हैं किस तरह से डिस्क्राइब किया है आर के नारायण ने। द हॉर्स वॉज नियरली लाइफ साइज। अब यहाँ पर एग्ज़ाम में ना छोटे छोटे क्वेश्चंस कुछ भी पूछे जा सकते हैं कि हॉर्स का डिस्क्रिप्शन, जैसे कि किस तरह का हॉर्स था, तो आपने फ्यूएस्ट वर्ड्स में बताना है।
हॉर्स वॉज नियरली लाइफ साइज, तो हॉर्स कोई छोटा नहीं था, ये इतना बड़ा था, पूरी लाइफ साइज मतलब फुल इसका साइज था। मोल्डेड आउट ऑफ क्ले, और किससे बना हुआ था? इट वॉज मेड, और इट वॉज, जिसे मोल्डेड का मतलब होता है कि पूरी तरह से इसे किस में बनाया गया था, किस में मोल्ड किया गया था? आग में तपाकर, जैसे कि मिट्टी का बना हुआ था, और मिट्टी को क्या किया जाता है? मिट्टी को आग में पकाया जाता है। तो ये पक्की मिट्टी का बना हुआ था। बेक्ड, बर्न्ट एंड ब्राइटली कलर्ड, और फिर इसको क्या किया गया था? इसको मोल्ड किया गया था क्ले में, मिट्टी की शेप दी गई थी, इसको पकाया गया था, जलाया गया था, अच्छी तरह से आग में इसको बनाया गया था, और फिर इस पर ब्राइट, बड़े सुंदर सुंदर इस पर ब्राइट कलर किए गए थे। तो ये कलरफुल है। एंड रियर्ड इट्स हेड प्राउडली, और इसका जो सिर है बिल्कुल इस तरीके से ऊपर की ओर उठा हुआ है, जैसे कि प्राउड फील कर रहा हो। तो इतनी अच्छी इमेज यहाँ पर प्रेजेंट की है आर के नारायण ने कि इसका जो हेड था वो ऊपर की, इमेजिन कर सकते हैं हम, काफ़ी अच्छी इमेज है यहाँ पर हॉर्स की। प्राउडली प्रेंसिंग इट्स 4 लेग्स, और 4 लेग्स जो उसके आगे के 4 लेग्स थे, जो आगे के उसके पैर थे, वो क्या थे? प्रेंसिंग, ऊपर की तरफ थे, इन द एयर, ओके, हवा में झूल रहे थे। एंड फ्लरिशिंग मीन, इसका मतलब ये हुआ कि जो उसके दोनों आगे के पैर थे वो ऊपर की तरफ थे, मीन्स वो नीचे ज़मीन पर नहीं रखे हुए थे। और इसका ये मतलब होता है ना, जैसे कि जो हॉर्स होता है, रनिंग हॉर्स होता है, 4 लेग्स इन द एयर एंड फ्लरिशिंग इट्स टेल इन अ लूप, और जो उसकी टेल थी वो लूप में फ्लरिश हो रही थी, मीन्स उसकी उसकी टेल भी, जैसे कि टेल होती है तो वो इस तरह से लूप में वो हवा में उड़ रही थी। बिसाइड द हॉर्स स्टूड अ वॉरियर, और हॉर्स के पास ही एक और स्टेचू था, किसका? वो था एक वॉरियर का। और वो वॉरियर जो फाइटर होते हैं, लड़ने वाले, क्योंकि देखिए हॉर्स तो बिना वॉरियर के बेकार है, और वॉरियर बिना हॉर्स के, तो यहाँ पर हॉर्स और वॉरियर का स्टेचू था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट स्टेचू था वो किसका था? हॉर्स का। विद स्काइद लाइक मुस्टेशियो, और जो वॉरियर की मूछें थी, जो उसकी मुस्टेशियो थी, वो किसकी तरह थी? लाइक स्काइदी। तो जो स्काइदी जिसे कि कहते हैं, जस्ट लाइक तलवार होती है, खंजर होता है, उसकी तरह वो इतनी ज़्यादा शार्प थी। बुल्जिंग आइज़, और उसकी आइज़ भी काफ़ी बड़ी बड़ी थी, जैसे बाहर को निकली हुई होती हैं। एंड एक्विलिन नोज, और यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है वॉरियर का कि किस तरह की उसकी आइज़ थी, किस तरह की नोज़ थी, किस तरह की उसकी मुस्टेशियो थी। तो वो पूरी तरह से जो यहाँ पर उसके फीचर्स हैं, उसकी शेप है, वो प्रेजेंट कर रही है कि वो वॉरियर कितना ज़्यादा बहादुर था, और कितना ब्रेव था, या कितना पावरफुल था। क्योंकि जब इस तरह से वॉरियर को प्रेजेंट किया जाता है तो उनकी ब्रेवरी को प्रेजेंट किया जाता है। दी ओल्ड इमेज मेकर्स, जो पहले लोग होते थे जो इस तरह की स्टेचू बनाते थे, इस तरह की इमेज बनाते थे, बिलीव्ड, तो वो किस में बिलीव करते थे? इन इंडिकेटिंग अ मैन ऑफ स्ट्रेंथ, ऑफ बुल्जिंग आउट हिज आइज एंड शार्पनिंग हिज मुस्टेश टिप्स। तो जो पहले के लोग जब इस तरह की स्टेचू या मूर्तियाँ बनाते थे तो वो बिलीव करते थे कि अगर इस तरह की आप मुस्टेशियो, आइज़ और नोज़ को प्रेजेंट करेंगे तो वो किसका इंडिकेशन होगी, किसका रिप्रेजेंटेटिव होगी? वो मैन ऑफ स्ट्रेंथ, कि वो जो मैन है जिसकी वो मूर्ति बना रहे हैं, जिसका स्टैचू बना रहे हैं, वो काफ़ी पावरफुल है। तो इसीलिए इस तरह की आइज़ को इतना ज़्यादा उभारा जाता था, बुल्ज किया जाता था, शार्प किया जाता था। जो मुस्टेश की टिप्स होती थी उनको इतना शार्प किया जाता था, ये इस बात का सिंबल होता था कि जो वॉरियर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव है, करेजियस है या पावरफुल है। एंड ऑल्सो हैड डेकोरेटेड द मैन्स चेस्ट, और जो वो वॉरियर था वो उसके चेस्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से क्या किया गया था? डेकोरेट किया गया था। किसके साथ किया गया था? विद बीड्स, ओके। तो उनमें जो मोती लगाए गए थे, विच लुकड टूडे लाइक ब्लॉब्स ऑफ मड, तो वो मोतियों से सजाया गया था उसका चेस्ट, कह सकते हैं मोतियों की माला पहनाई गई थी, या फिर इस तरीके के मोती लगाए गए थे जो उस टाइम तो बड़े सुंदर लगते थे, लेकिन आज वो कैसे लगते हैं? ब्लॉब्स ऑफ मड, जैसे कि मिट्टी के ब्लॉब्स हों, मिट्टी की बॉल लगा दी गई हो। तो बीड्स आज अच्छा, इससे क्या मतलब हुआ कि वो मिट्टी की लगती हैं, आज मिट्टी की बॉल्स लगती हैं, या मिट्टी के
मोती लगते हैं। तो क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट उन पर आ चुकी है, इतनी आ चुकी है कि कोई उनकी सफाई नहीं करता, कोई उसकी केयर ही नहीं करता, कि जो कभी इतनी सुंदर लगा करता था स्टैचू, कभी मोतियों की मालाओं से उसको सजाया गया था, डेकोरेट किया गया था, इतने अच्छे-अच्छे ब्राइट कलर यूज़ किए गए थे हॉर्स पर, आज वो सिर्फ़ क्या लगता है, एक मिट्टी लगते हैं सब कुछ, क्योंकि उसकी कोई केयर ही नहीं करता। और किसके कारण ऐसा हो जाता है? थ्रू द रेवेजेस ऑफ सन एंड विंड एंड रेन व्हेन इट केम। तो बारिश होती है, हवा चलती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, इन सब के कारण उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब वो बीड्स शाइन ही नहीं करते। बट मुन्नी वुड इंसिस्ट दैट ही हैड नोन द बीड्स टू स्पार्कल लाइक द 9 जेम्स एट वन टाइम इन हिज लाइफ। लेकिन मुन्नी को बहुत अच्छी तरीके से याद है, क्योंकि वो जान चुका था, वो उन्हें देख चुका था उन बीड्स को, कि वो स्पार्कल करते थे। किसकी तरह स्पार्कल करते थे? लाइक द 9 जेम्स जो नवरत्न होते हैं। तो 9 रत्नों की तरह कभी वो माला या कभी वो मोती ऐसे चमकते थे। एट वन टाइम इन हिज लाइफ, उसकी लाइफ में एक टाइम ऐसा भी था। तो क्योंकि वो 70 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं, उनको सब कुछ याद है, वो किस तरीके से स्टैचू या वो वॉरियर किस तरीके से इतने ब्यूटीफुल लगते थे, कैसे चमका करते थे। लेकिन अब सन, विंड और रेन के कारण क्या हो चुका है? वो सिर्फ मिट्टी के गोले लगते हैं। द हॉर्स itself was said to have been as white as धोबी वॉश्ड शीट। और खुद हॉर्स, वो जो स्टेचू है हॉर्स का, वो खुद कहा जाता है कि इतना ज़्यादा वाइट था जितना किसी भी धोबी की जो धुली हुई शीट होती है, मीन्स एक धोबी की शीट से कंपेयर कर सकते थे। जितनी वाइट एक धोबी की धुली हुई शीट होती है, उतना ही ज़्यादा वाइट कौन था? वो हॉर्स था। लेकिन अब क्या है? And had on its back a cover of pure brocade of red and black lace। और उसके बैक पर, हॉर्स की बैक पर जो कवर था, जो एक कवर बिछा हुआ था, वो प्योर किसका था? ब्रोकेड कहते हैं जो जरी होता है, पूरी तरह से एक प्योर जरी की कवर बिछा हुआ था उसकी बैक पर। और वो किस कलर का ब्रोकेड था? रेड एंड ब्लैक लेस लगी हुई थी उस पर। तो उन्हें इतना ज़्यादा क्यों अच्छी तरीके से याद है उस हॉर्स के बारे में, इतना माइन्यूटली उन्होंने ऑब्जर्व किया था कभी, उनको सब कुछ अब याद आता है कि कैसा हॉर्स था, किस तरह का वॉरियर दिखाई देता था, जो अब बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या अब वो ब्रोकेड रेड एंड ब्लैक लेस की इस टाइम वो दिखाई देती है? मैचिंग द मल्टी कलर्ड सैश अराउंड द वेस्ट ऑफ द वॉरियर। तो जो वॉरियर की वेस्ट थी, उनकी जो कमर थी, कमर से मतलब यहाँ पर जो उन्होंने चारों तरफ अपनी कमर के बांधा हुआ था वॉरियर ने। जैसे पहले जो वॉरियर होते थे वो चारों तरफ वेस्ट लेट कहते हैं, तो जो वेस्ट लेट जो चारों तरफ कमर के बांधते हैं, वो उनका कैसा था? मल्टी कलर था। और ये किससे मैच कर रहा था? उस कवर से मैच कर रहा था। मीन्स जो हॉर्स की बैक पर कवर का कलर था रेड एंड ब्लैक, वो सेम कलर किसका था? वेस्ट लेट का, जो वॉरियर की वेस्ट लेट थी। तो दोनों का सेम मैच मिल रहा था, क्योंकि वो भी मल्टी कलर था। इतने अच्छे तरीके से उसने, जिसने वो बनाया थी, जिसने उस स्टेचू को बनाया था दोनों का, उसने इतने अच्छी तरीके से मैच किया हुआ था, इतना सुंदर लगता था वो। बट नन इन द विलेज रिमेंबर्ड। लेकिन किसी को, गांव में किसी को याद ही नहीं है कि क्या, कि वो दोनों कभी कितने सुंदर लगा करते थे, वॉरियर का स्टेचू भी और हॉर्स का स्टेचू भी। किसी को भी गांव में याद नहीं है द स्प्लेंडर, उनकी शानो शौकत किसकी? वॉरियर की और हॉर्स की वो स्प्लेंडर। एज नो वन नोटिस्ड इट्स एग्जिस्टेंस, क्योंकि गांव में तो किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उनका कोई एग्जिस्टेंस भी है, किसका? वॉरियर का और हॉर्स का। अब गांव में किसी पर के पास इतना टाइम ही नहीं है, कभी गांव में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इवन मुन्नी, यहाँ तक कि मुन्नी हु स्पेंट ऑल हिज वेकिंग आवर्स एट इट्स फुट, यहाँ तक कि मुन्नी जिसने जिसने अपने सारे दिन, वेकिंग आवर्स से मतलब डेज, जिसने अपने जो वेकिंग आवर्स, जब भी वो जागा तो उसका पूरा दिन ही किस में गया? एट इट्स फुट, यही उसके पैरों पर बैठ कर गया। किसके पैरों पर? हॉर्स के फुट पर, जहाँ जो उसके पैरों के नीचे बैठते थे मुन्नी पूरे दिन भर। तो उन्होंने भी कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया।
नेवर बोदर्ड टू लुक अप, उन्होंने भी तो कभी ऊपर देखने की कोशिश नहीं की कि क्या हालत हो चुकी है, किस तरह का वॉरियर अब चेंज आ गए हैं या हॉर्स के स्टैचू में। तो वो पूरे दिन वहाँ बैठते ज़रूर हैं, लेकिन वो किसको देखा करते थे, सामने की तरफ जहाँ से लोरी जाती हैं, बस जाती हैं, और उस हिल को देखा करते थे। लेकिन उन्होंने भी तो कभी ऊपर मुड़कर नहीं देखा। It was untouched by the young vendors of the village who gashed tree trunks with knives and tried to topple off milestones and inscribed lewd designs on all the walls. अब यहाँ पर जितने भी विलेजर्स, कौन सी विलेजर्स जो इधर उधर घूमते रहते हैं, लोफर टाइप होते हैं और अपना टाइम पास करते रहते हैं, तो जो कुछ शरारती होते हैं बच्चे या कुछ ऐसे यंगस्टर होते हैं कि जो आवारा बोलते हैं जिनको, तो यहाँ पर जो वेंडल्स हैं, देर आर सो मैनी वर्ड्स ऑफ दिस वर्ड, तो काफ़ी मीनिंग है इस वर्ड के। तो उनके बारे में कहा है कि जैसे जो लोफर होते हैं या रेस्टलेस होते हैं, आवारा होते हैं, शरारती होते हैं, तो थैंक्स गॉड कि इट वॉज अनटच्ड। वरना ये लोग क्या करते हैं, ऐसे यंग वेंडल्स जो ऑफ द विलेज गांव के होते हैं, ये हमेशा ना इस तरह के स्टैचू को क्या कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं, उनको स्पॉइल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उन पर देखिए, जो भी हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, हमेशा ये यंग वेंडल्स क्या करते हैं, उनको जाकर वहाँ पर ख़राब कर देते हैं। उन पर कुछ ना कुछ लिख कर आ जाते हैं या उनको तोड़ देते हैं या उन पर कुछ ना कुछ इंस्क्राइब कर देते हैं, कोई डिज़ाइन बना देते हैं। तो यहाँ पर मुन्नी जो कह रही हैं कि किसी ने कभी गांव में भी कभी ध्यान नहीं दिया, किसी को याद भी नहीं है, और इसीलिए ये क्या है, जो हॉर्स है ये आज इतना वाइट होता था, ये ठीक है अब इस पर डस्ट है, लेकिन ये क्या है, अनटच्ड बाय द यंग वैंडल्स ऑफ द विलेज हु गेस्ड ट्री ट्रंक्स विद नाइव्स। जो क्या करते थे कि जो पेड़ होते थे उन पर नाइफ से क्या कर दिया करते थे, कुछ ना कुछ लिख दिया करते थे, मीन्स उनको ख़राब कर दिया करते थे, जैसे कार्व करना, कुरेद देना। एंड ट्राइड टू टोपल ऑफ माइल स्टोन्स, और जो माइल स्टोन्स होती थी, हमेशा जो माइल स्टोन लगी रहती है गांव में, जिस पर लिखा रहता है कि कितने किलोमीटर यहाँ की जर्नी है या रूट है, तो ऐसी चीज़ों को वो क्या कर दिया करते थे, ख़राब कर दिया करते थे। एंड इंस्क्राइब्ड न्यू डिज़ाइंस ऑन ऑल द वॉल्स, या जो वॉल्स होती थी उन पर कोई ना कोई डिज़ाइन बना दिया करते थे। लेकिन ये जो स्टैचू था, ये वॉरियर था यहाँ पर, तो ये क्या था, अनटच्ड था। थैंक्स गॉड कि उन्होंने इसको क्या नहीं किया, ख़राब नहीं किया, तो उनसे अनटच्ड रहा, अदरवाइज़ वो उसको भी ख़राब कर सकते थे। This statue had been closer to the population of the village at one time। तो कभी एक टाइम ऐसा भी था कि जब जो विलेज की पॉपुलेशन थी, मीन्स ये स्टेचू काफ़ी क्लोज था किसके, विलेज के। तो जो गांव के लोग थे, गांव की जनसंख्या थी, उसके काफ़ी नज़दीक था। इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि देखिए अब वो गांव से काफ़ी बाहर बाहर की तरफ है, वो सारा गांव छोड़कर वहाँ पर आते हैं मुन्नी जब वहाँ बैठते हैं। तो कभी एक टाइम ऐसा भी था कि ये विलेज के बिल्कुल नज़दीक था, मीन्स लोग आते जाते रहते थे, सबकी इस पर नज़र पड़ती थी। लेकिन अब ये गांव से बिल्कुल बाहर की तरफ आ चुका है। When this spot bordered the village, जब ये कहाँ पर होता था स्टेचू, जो विलेज का बॉर्डर होता था उसके बिल्कुल पास होता था। बट व्हेन द हाईवे वॉज लेड थ्रू, लेकिन जब हाईवे बनाया गया तो क्या हुआ, जो भी ज़मीन थी, जो भी रास्ते निकाले गए, वो इतना ज़्यादा अलग कर दिया उस स्टेचू को गांव से। और परहैप्स व्हेन द टैंक एंड वेल्स ड्राइड अप, या तब जब टैंक सूख गए, सारे कुएँ सूख गए, तो क्या हुआ उसके बाद, कंप्लीटली हियर, या ये हो सकता है कि ये इसलिए आ गया हो इतना बाहर क्योंकि सारे कुएँ सूख चुके थे। द विलेज मूव्ड अ कपल ऑफ माइल्स इनलैंड, तो विलेज क्या हो गया, थोड़ा सा अंदर की तरफ हो गया। और अंदर से मतलब कि अब इसमें क्या हो गया, गांव जैसे होता है ना कि विलेज अंदर की तरफ खिसक गया, और विलेज में और इस स्टेचू में कितना डिफरेंस हो गया, विलेज मूव्ड अ कपल, ओके, थोड़ा सा अंतर हो गया, अ कपल ऑफ माइल्स इनलैंड, क्योंकि वो अंदर की तरफ चला गया। और 2 माइल्स, कपल का मतलब 2 होता है, तो 2 माइल्स का यहाँ पर डिफरेंस हो गया, किसमें, विलेज में और इस स्टेचू के बीच जो डिस्टेंस है वो ध्यान रखना कितना है, 2 माइल्स का है। नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, मुनि सेट एट द फुट ऑफ द स्टैचू। तो ये सारा हॉर्स के बारे में बता चुके हैं, आर के नारायण काफ़ी डिटेल में बताया है उन्होंने।
मुन्नी के थ्रू। अब मुन्नी कहाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल सेम वही जैसे वो यूजुअली करते हैं, उस स्टेचू के पास आते हैं और उसके फुट की तरफ नीचे बैठ जाते हैं। Watching his two gods graze in the arid soil among the cactus and lantana bushes। और किसको देखते रहते हैं वो, अपनी जो उनकी गोड्स थी वो ग्रेज कर रही हैं, वो चर रही हैं, घास खा रही हैं, किसके पास, अमंग द कैक्टस एंड लैंटाना बुशेस। तो वहीं पास में जो झाड़ियाँ हैं कैक्टस की हैं, तो वो क्या करते हैं, ही लुक्ड एट द सन, फिर वो किसको देखते हैं, सन की तरफ देखते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ ने क्या कहा था कि शाम होने से पहले घर पर मत आना। इट हैड टिल्टेड वेस्ट वार्ड नो डाउट। तो अभी टाइम है, अभी सन छिपा नहीं है, लेकिन ये किसकी तरफ हो चुका है, टुवार्ड्स वेस्ट वार्ड। तो वेस्ट वार्ड की तरफ का क्या मतलब हुआ कि अभी टाइम है, मीन्स वो वेस्ट की तरफ जा रहा है सन, लेकिन अभी पूरी तरह से इवनिंग नहीं हुई है। बट इट वॉज नॉट द टाइम येट टू गो बैक होम। ठीक है, अब वो सेट होना शुरू हो गया है सन ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उनको ये पता है कि लेकिन फिर भी अभी टाइम नहीं हुआ है, पूरी तरह से इवनिंग नहीं हुई है और अभी टाइम नहीं है घर पर वापस जाने का। इफ़ ही वेंट टू अर्ली, अगर वो जल्दी घर चला गया तो क्या होगा, हिज वाइफ वुड हैव नो फूड फॉर हिम, तो उसकी वाइफ के पास उसे देने के लिए खाना नहीं होगा। ऑल्सो ही मस्ट गिव हर टाइम टू कूल ऑफ हर टेम्पर, और वो सोचता है कि उसे अपनी वाइफ को टाइम भी देना चाहिए ताकि जो उसका सुबह इतना मूड ख़राब था उसका टेम्पर क्या हो सके, कूल हो सके, एंड फील सिंपैथेटिक, और उसे उस पर तरस आ जाए, वो उससे सिंपैथाइज करे, एंड देन शी वुड स्क्राउच एंड मैनेज टू गेट सम फूड, और उसके बाद उसकी वाइफ फिर क्या करेगी, किसी न किसी तरीके से इधर से उधर से, चाहे किसी से मांगे, चाहे किसी का फेवर ले, चाहे कहीं से मैनेज करे, अपने मीन्स अपनी मेहनत से कैसे भी कर कर वो क्या करेगी, उसके लिए फूड का अरेंजमेंट ज़रूर कर लेगी। ये उन्हें विश्वास है, तो अभी मैं उसे और टाइम देता हूँ, इन सब बातों के लिए मूड भी उसका सही हो जाएगा और वो मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने का अरेंजमेंट भी कर लेगी। ही वॉच्ड द माउंटेन रोड फॉर अ टाइम सिग्नल, और फिर वो किसको देखते हैं, जो सामने माउंटेन रोड होती है उसको देखते हैं, और वो उनके लिए एक सिग्नल का काम करती है कि अभी टाइम नहीं है जाने का। और टाइम सिग्नल, When the green bus appeared around the bend he could leave, कि जब सामने कौन सी बस आएगी, उसका एक टाइम होता है, वो शाम को आती है, तो जैसे ही ग्रीन बस आएगी उन्हें दिखाई देगी तो वो समझ जाएंगे कि अब उनका जाने का टाइम आ गया। ही कुड लीव, वो जा सकते हैं, एंड हिज वाइफ वुड फील प्लीज्ड, और उनकी वाइफ भी खुश हो जाएगी, दैट ही हैड लेट द गोट्स फीड लॉन्ग एनफ, कि आज उन्होंने अपनी गोट्स को कितना ज़्यादा खाना खिलाया और कितना ज़्यादा उनको चराया, कितना ज़्यादा लंबा उनको लॉन्ग टाइम के लिए उनको उन्होंने घुमाया, या मीन्स काफ़ी लंबा टाइम उन्होंने खाना खा लिया, हरी हरी घास खा ली गोट्स ने, तो ये देखकर उनकी वाइफ भी खुश हो जाएगी। ही नोटिस्ड नाउ